गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास में बेटा हमने समतल में गति वाला चैप्टर शुरू कर लिया था और उसमें हमने एक टॉपिक डिस्कस भी कर लिया, मोशन इन 2D, द्विविमीय गति। ठीक है ना, किसी कण की द्विविमीय गति और त्रिविमीय गति। और समतल में जो गति होती है उसको हम द्विविमीय गति बोलेंगे, दो विमाओं में एक्स एक्स और वाई एक्स, एक्स वाई तल के मध्य गति या वाई जेड या जेड एक्स तल में गति हो, उसे हम द्विविमीय गति बोलते हैं। और उसका एक उदाहरण अब आज हम डिस्कस करने वाले हैं, प्रक्षेप्य गति। ठीक है, ये द्विविमीय गति का उदाहरण है, मोशन इन 2D। दो विमाओं में गति की बात करेंगे, प्रक्षेप्य गति। किसी समतल में गति, जैसे मान लो आप एक बॉल को हवा में फेंकते हो, ठीक है, तो बॉल कुछ देर के लिए हवा में ऊपर जाती है फिर वापस नीचे आ जाती है। इस प्रकार की गति को प्रक्षेप्य गति कहते हैं और उस बॉल को उस समय बोला जाता है प्रक्षेप्य। जब किसी वस्तु को हवा में उछाला जाता है, जब किसी वस्तु को हवा में उछाला जाता है तो कुछ समय पश्चात वो वापस धरातल पे आ जाती है। ठीक है ना, तो इस तरह की गति की जो है, इस तरह की जो गति है उसको हम बोलते हैं प्रक्षेप्य गति और उस वस्तु को बोला जाता है प्रक्षेप्य। ठीक है, पहले इसकी परिभाषा लिखते हैं, फिर प्रक्षेप्य गति में हम प्रक्षेप्य के पथ की समीकरण ज्ञात करेंगे। ठीक है ना, अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में कितना समय लगा वो हम ज्ञात करेंगे, अधिकतम ऊंचाई ज्ञात करेंगे, प्रक्षेप्य कितनी देर तक हवा में रहता है वो समय हम ज्ञात करेंगे, क्षैतिज प्रास हम ज्ञात करेंगे। ठीक है ना, कुछ टॉपिक हम ज्ञात करेंगे गणितीय विधि से। और पहले हम बात करेंगे परिभाषा की। तो प्रक्षेप्य गति की परिभाषा लिख लो, जब किसी वस्तु को हवा में उछाला जाता है तो उस वस्तु को प्रक्षेप्य कहते हैं। जब किसी वस्तु को हवा में उछाला जाता है तो उस वस्तु को प्रक्षेप्य कहते हैं, प्रक्षेप्य। तथा वस्तु की गति को प्रक्षेप्य गति कहते हैं, प्रक्षेप्य गति कहते हैं, प्रक्षेप्य गति कहते हैं। हवा में रहेगी उसके बाद वापस वो नीचे धरातल पे आ जाती है। ठीक है ना, ऐसे हवा में उछालते हैं तो वो कुछ ऊपर जाके वापस धरातल पे आ जाती है, तो इस प्रकार की गति को प्रक्षेप्य गति कहते हैं। अब जैसे मान लो XY समतल में किसी वस्तु को आपने उछाला, माना कि XY समतल में किसी वस्तु को आपने प्रक्षेप्य गति कराई। जैसे वस्तु को मूल बिंदु से उछाला आपने, वस्तु कुछ ऊंचाई पे जाके वापस धरातल पे आ जाती है, इस तरह से। इस तरह की जो गति होती है उसको प्रक्षेप्य गति कहेंगे। माना प्रारंभ में उसको आपने u वेग से फेंका ऊपर की तरफ और थीटा कोण से। यह भी इंपॉर्टेंट है कि उसको आप कितने कोण से ऊपर की तरफ फेंक रहे हो। प्रारंभिक वेग u है, माना किसी वस्तु को, माना एक प्रक्षेप्य को प्रारंभिक वेग u व थीटा कोण से प्रक्षेपित किया जाता है। आपने उसको प्रारंभिक वेग u और कोण कितना लिया हुआ है, थीटा कोण से। प्रारंभिक वेग u है और थीटा कोण से इसको आपने प्रक्षेपित किया। ठीक है ना, t = 0 समय, वो समय अपन क्या मान लेते हैं बेटा, t = 0 समय की बात हो रही है। माना प्रारंभिक t = 0 समय पर किसी वस्तु को XY समतल में, ये x मान लेते हैं और इसको yx मान लेते हैं, XY समतल में प्रारंभिक वेग u से थीटा कोण से आपने प्रक्षेपित किया। ठीक है, अब मैं बोलूं कि t = 0 समय पे, t = 0 समय पे अपन बात करें, t = 0 समय पर वेग के प्रारंभिक घटक और त्वरण की बात कर लेते हैं। वेग के घटक x में u वेग से आपने ऐसे प्रक्षेपित किया तो x वाला घटक होगा आपका ux और yx वाला घटक होगा आपका uy। अगर आपसे ux का मान पूछा जाए, प्रारंभिक वेग के घटक
एक्स एक्स दिशा में घटक थीटा के साथ वाला घटक हमेशा कॉस होता है, तो वो u का घटक होगा u cos थीटा। आप यहां से लंब डालोगे और फिर आप आधार ज्ञात कर लोगे u cos थीटा, समीकरण संख्या 1। इसी प्रकार से ये तो x दिशा में घटक आ गया, y दिशा में घटक होगा uy बराबर u sin थीटा, समीकरण संख्या 2। ये वाला जो घटक है वो होगा u sin थीटा। हम डिस्कस कर चुके घटक एक वीडियो लेक्चर में अपन ने किसी भी बल के घटक निकालने हो या किसी सदिश राशि के घटक निकालने हो तो हमेशा याद रखना है थीटा के साथ वाला घटक हमेशा cos, ऑपोजिट वाला हमेशा sin। घटक एक दूसरे के लंबवत होते हैं, देखो ux और uy एक दूसरे से लंबवत है, ठीक है। तो ये दोनों वेग के प्रारंभिक घटक आ गए। अब अपन बात करें त्वरण की। इसी प्रकार अपन त्वरण के घटक निकालते हैं कि जब मान लो t = t समय पर वस्तु यहां पहुंच गई, किसी क्षण पर वस्तु t = t समय पे अपन यहां मान लेते हैं, तो यहां पे भी आपका वेग जो है ना वो बढ़ के u से v हो गया। माना उस क्षण पे वेग कितना हो गया v, और मैं पूछूं इस वेग के दो घटक की बात करें तो x x दिशा वाला घटक vx होगा और y x वाला घटक जो है वो vy होगा। वो हम ज्ञात करेंगे अभी, ठीक है ना। x वाला घटक vx होगा, y वाला घटक vy होगा। किसी क्षण t पर हम वस्तु के वेग की बात करें तो माना वो v हो जाता है, और उस समय अपन त्वरण के घटक की भी बात कर सकते हैं। तो पहले हम निकाल लो या त्वरण के घटक बाद में। जब भी हम प्रक्षेप्य गति की बात करेंगे तो त्वरण केवल y-x दिशा में होगा, x-x दिशा में शून्य माना जाता है त्वरण। x दिशा में त्वरण क्या होगा? शून्य। केवल y दिशा में त्वरण, जब आपने उसको वस्तु को ऊपर उछाल दिया तो ऊपर की तरफ है क्या, तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण नीचे की ओर लगता है। तो त्वरण के जो घटक होंगे वो लिख लो बेटा, त्वरण के घटक x-x दिशा में हमेशा 0 होगा, ax का मान हमेशा शून्य होगा, क्योंकि हमने उसको फ्री उछाला है ऊपर की तरफ, ठीक है ना। तो x-x दिशा में त्वरण शून्य होगा। अगर x दिशा में त्वरण हुआ तो वस्तु नीचे ही नहीं आएगी, वो ऐसे गति करती रहेगी आगे, ठीक है। तो x वाला घटक हमें शून्य लेना होगा, और y दिशा में जो घटक होगा ay, उसका मान होगा -g, समीकरण संख्या 4। ay का मान कितना होगा? -g। जो त्वरण नीचे की तरफ लग रहा है वो हमेशा -g, जब ऊपर की तरफ उछालते हैं तो त्वरण -g, और ऊपर से नीचे छोड़ते हैं मुक्त पतन तो उसमें +g लिया जाता है। समीकरण 1 2 3 4 में कोई समस्या नहीं है। ये तो हमने t = 0 समय की बात कर ली। इसी प्रकार माना किसी क्षण स्मॉल t पर वस्तु या प्रक्षेप्य का वेग, वस्तु का वेग v हो जाता है, तो इसके घटक, वेग के घटक हमें ज्ञात करने। तो वेग के घटक गति की प्रथम समीकरण से, वेग के घटक हमें किससे निकालने होंगे? गति की प्रथम समीकरण, गति की प्रथम समीकरण से। गति के प्रथम समीकरण क्या कहती है बेटा? v = u + at, v = u + at। आपका सीखा हुआ है। x घटक बोलो, x-x दिशा में घटक, वेग का x-x दिशा में घटक बोलो, x-x दिशा में वेग का घटक क्या लिखा जाएगा? vx = ux + ax × t। vx = ux + ax × t। ux का मान u cos थीटा और ax का मान 0। ये दोनों मान समीकरण 1 व 3 से मान रखने पर, समीकरण 1 व 3 से मान रखने पर, थोड़ा सा डेरिवेशन बड़ा है बट है इजी, तो आपका मान आ गया vx = u cos थीटा प्लस ax का मान 0 है। ax का मान 0 तो आगे वाला मान लिखो ही मत। vx का मान आ गया u cos थीटा, वही है जो t = 0 समय पे था, घटक उतना ही आया, ठीक है। समीकरण संख्या 5। इसी प्रकार y दिशा में वेग के घटक, y दिशा में वेग का घटक क्या लिखेंगे उसको? vy, v की जगह क्या लिख देंगे? vy। ये निर्देशन है घटक बराबर uy + ay × t। अब आपको uy और ay का मान रखना है। uy का मान समीकरण 2 से, ay का मान समीकरण 4 से। समीकरण 2 व 4 से मान रखने पर
समीकरण 2 व 4 से मान रखने पर uy का मान u sin थीटा, देन vy आपका हो गया u sin थीटा प्लस ay की जगह माइनस जी, प्लस माइनस होना हो गया माइनस ay की जगह g इंटू t। समीकरण संख्या 6 ये आपकी क्या हो गई बेटा समीकरण संख्या। या हमने किसी क्षण t पर वेग के दोनों घटक लिख लिए, x दिशा में और y दिशा में। x दिशा में घटक वही रहा, y दिशा में आपका चेंज हो गया। x दिशा वाला जो वेग का घटक है वो वही रहा u cos थीटा, क्योंकि x दिशा में त्वरण शून्य था। अब उसके बाद देखो गति की दूसरी अब हमें प्रक्षेपी के पथ की समीकरण ज्ञात करनी है। सबसे पहले ये जो पथ है ना प्रक्षेपी का, इसकी समीकरण ज्ञात करनी है कि ये जो पथ है इसकी समीकरण कैसे होगी। जैसे गणित में अपन पढ़ते हैं ना, तो ये जो पथ है इस तरह के पथ को पैराबोला बोला जाता है। परवलय, ये जो पथ है इस प्रकार का जो पथ होता है वो परवलय आकार का होता है, ठीक है ना। तो इसकी मुझे समीकरण ज्ञात करनी है कि परवलय की समीकरण क्या होगी या जो प्रक्षेप्य है उसके पथ की समीकरण कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक है ना। बहुत आसान है। उसके लिए आपको क्या करना होगा, गति की दूसरी समीकरण काम में लेनी होगी। हमें गति की कौन सी समीकरण काम में लेनी है बेटा, दूसरी समीकरण, ठीक है। थोड़ा सा अपने को ये बोर्ड साफ करना पड़ेगा, यहाँ पे ही लिख देता हूं प्रक्षेप्य के पथ की समीकरण। अपने प्रक्षेप्य गति में परिभाषा लिख ली, अब हम पथ की समीकरण ज्ञात करेंगे, ठीक है ना। और ये प्रारंभिक जो स्थितियां थी वो सारी हमने लिख ली, ठीक है ना। आपको ध्यान में रखनी है समीकरण 1 2 3 4। सबसे पहले हम बात करेंगे, पहला टॉपिक इसमें हम डिस्कस करेंगे प्रक्षेप्य के पथ की समीकरण। प्रक्षेप्य के पथ की समीकरण, देखो इसमें कई चीजें पूछेगा आपसे और अब आसान चीजें ऐसा है। प्रक्षेप्य के पथ की समीकरण, तो गति की दूसरी समीकरण से, गति की दूसरी समीकरण काम में लेंगे। दूसरी समीकरण से गति की दूसरी समीकरण s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, यही होती है गति की दूसरी समीकरण s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अगर मैं x में विस्थापन या दूरी की बात करूं, x दिशा में अगर हम विस्थापन या दूरी की बात करें तो उसको मैं x से निर्देशित करूं, x का विस्थापन x से और y दिशा में y से। तो x बराबर u आपका प्रारंभिक वेग ux, x दिशा में वेग का घटक x ux ही लेंगे इनटू t प्लस हाफ ऑफ ax, x दिशा में त्वरण को ax से निर्देशित करेंगे इनटू t स्क्वायर। समीकरण 1 और 3 से मान रखने पर ux का मान u cos थीटा और ax का मान शून्य, तो x बराबर ये मान आ गया u cos थीटा इनटू t प्लस हाफ ax का मान शून्य इनटू t स्क्वायर। ये मान फिर से शून्य हो गया, तो x बराबर आपके पास मान आ गया u cos थीटा इनटू t। समीकरण संख्या 7, ये आपकी समीकरण संख्या कौन सी आ गई बेटा 7। x बराबर u cos थीटा इनटू t, समीकरण आपको 7वीं मिल गई। x दिशा में विस्थापन, इसी प्रकार y दिशा में, y दिशा में विस्थापन जो होगा उसको y से निर्देशित करेंगे। s की जगह y लिख दिया, u की जगह uy लिखा जाएगा इनटू t प्लस हाफ ऑफ ay इनटू t स्क्वायर, यही लिखा जाएगा। अब देखो uy का मान जो है वो समीकरण 2 से, वेग के प्रारंभिक घटक uy का मान u sin थीटा था और ay का मान था माइनस g, वो दोनों मान यहां रखो, तो y बराबर आपके पास समीकरण आ गई बेटा u sin थीटा इनटू t प्लस और ay का मान माइनस g, प्लस माइनस होना हो गया माइनस हाफ gt स्क्वायर। इसको समीकरण संख्या 8 बोलते हैं। अब आपको कुछ नहीं करना, प्रक्षेप्य के पथ की समीकरण ज्ञात करनी है ना, तो यहां से t का मान उठाओ और इसमें रखो और इसको हल कर लो, प्रक्षेप्य के पथ की समीकरण आ जाएगी। समीकरण 7 से t का मान समीकरण 8 में रखने पे, और ये समीकरण भी आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है ना, 6 और 5। उसके बाद आगे अपन डिस्कस करते हैं पथ की समीकरण, देखो पूरी कंप्लीट आ जाएगी। समीकरण 7 से t का मान समीकरण 8 में रखने पर, समीकरण 7 से स्मॉल t का मान समीकरण 8 में रखने पर, देखो समीकरण 7 से स्मॉल t का मान समीकरण 8 में रखने पर
ठीक है, थोड़ी सी कैलकुलेशन है। यहां से t का मान क्या आएगा, x बटा u cos थीटा, यहां रखो तो y बराबर u sin थीटा इंटू x बटा u cos थीटा, ये t का मान है, स्मॉल t का मान, यहां से x बटा u cos थीटा आपने यहां रखा, माइनस हाफ g इंटू टी स्क्वायर, मतलब इसका होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बटा यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो ध्यान से, थोड़ा सा और हल करते हैं इसको, y बराबर u sin थीटा बटा u cos थीटा, u से u कैंसिल हो गया, sin थीटा बटा cos थीटा, tan थीटा, tan थीटा इनटू x, यही होगा, यही बचेगा ना। आगे देखो, माइनस हाफ g u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा कांस्टेंट, g अपॉन u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा कांस्टेंट, ये पूरा ही कांस्टेंट है, g का मान भी नियत होता है, इनटू x स्क्वायर। ये प्रक्षेपी के पथ की समीकरण आ गई। वैसे इसमें आपको क्या करना है, ये आपका कांस्टेंट है, थीटा नियत है आपका, कितने कोण से आप प्रक्षेपित कर रहे हो आपको ज्ञात है, तो थीटा आपको ज्ञात है, तो tan थीटा कांस्टेंट, g का मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कांस्टेंट, u प्रारंभिक वेग, कितने वेग से आप वस्तु को प्रक्षेपित कर रहे हो वो भी आपको पता है, cos स्क्वायर थीटा भी अपन ज्ञात कर लेंगे, तो ये मान भी कांस्टेंट हुआ, ये मान भी कांस्टेंट हुआ। इसको मैं जनरली स्मॉल a मान लेता हूं और इस पूरे को मैंने जनरली स्मॉल b मान लिया, तो मेरे पास प्रक्षेपी के पथ की समीकरण आ गई, y बराबर ax माइनस bx स्क्वायर, ax माइनस bx स्क्वायर, y बराबर ax माइनस bx स्क्वायर। ये पैराबोला की समीकरण जैसे ही होती है, ये एक परवलय की समीकरण होती है, और इसके अगर हम x के मान रख के y के मान ज्ञात करके ग्राफ बनाए तो ग्राफ कुछ ऐसा ही बनेगा परवलय का। समीकरण संख्या 9, समीकरण संख्या 9 कंप्लीट। कोई भी दिक्कत हो तो बोलो यहां तक। अब देखो अगला केस इसने पूछा है, प्रक्षेपी के पथ की समीकरण आ गई अपने पास, y बराबर ax माइनस bx स्क्वायर, जहां a का मान tan थीटा और b का मान हाफ g u स्क्वायर अपन cos स्क्वायर थीटा है, कोई टेंशन नहीं। प्रक्षेपी के अधिकतम ऊंचाई का समय, मतलब यहां तक पहुंचने में उसको कितना समय लगेगा, प्रक्षेपी की अधिकतम ऊंचाई का समय, सेकंड टॉपिक, इसमें अपने को सेकंड टॉपिक कैलकुलेट करना है, प्रक्षेपी की अधिकतम ऊंचाई का समय। देखो पुरानी समीकरण काम आएंगी, आपको सारी समीकरणें ध्यान में रखनी होंगी, और उन्हीं समीकरणों को यूज करके आपको प्रक्षेपी की अधिकतम ऊंचाई का समय ज्ञात करना है। फिर उसके बाद उड्डयन काल, प्रक्षेपी कितनी देर तक हवा में रहता है वो समय हमें ज्ञात करना है, अधिकतम ऊंचाई का समय ज्ञात करना है, ठीक है ना। अभी तो बहुत सारे टॉपिक हमें डिस्कस कर रहे हैं। सेकंड टॉपिक आपका है प्रक्षेपी की अधिकतम ऊंचाई का समय, अधिकतम ऊंचाई का समय, जिसको टीएम से निर्देशित करते हैं, स्मॉल टीएम। अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में प्रक्षेपी को कितना समय लगेगा, यहां तक पहुंचने में कितना समय लगा, उसके बाद यहां से यहां तक आने में कितना समय लगा, वो सब अभी हम ज्ञात कर लेंगे, और वो बराबर ही होगा, जितना समय उसको अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में लगा उतना ही ऊपर से नीचे आने में लगा होगा, उसे हम उड्डयन काल कहेंगे अगले टॉपिक में। तो समीकरण प्रक्षेपी की अधिकतम ऊंचाई पर, प्रक्षेपी की अधिकतम ऊंचाई पर वेग का y घटक शून्य हो जाएगा, वेग का y घटक शून्य होना चाहिए तभी वापस नीचे आएगी, नहीं तो y घटक शून्य नहीं होगा तो और ऊपर जाएगी। तो यहाँ पे vy का मान क्या होना चाहिए, अधिकतम ऊंचाई पर, प्रक्षेपी की अधिकतम ऊंचाई पर, अधिकतम ऊंचाई पर वेग का y घटक, वेग का y घटक शून्य होगा, वेग का y घटक शून्य होगा, अर्थात vy बराबर शून्य। समीकरण 6 थी शायद आपकी, 6 में vy बराबर शून्य तथा t बराबर tm रखने पे, अधिकतम ऊंचाई पे जो समय है वो tm हो जाएगा, अधिकतम ऊंचाई का समय tm रखने पर। देखो वो समीकरण थी vy बराबर u sin थीटा माइनस gt, तो vy का मान शून्य, तो शून्य बराबर u sin थीटा माइनस g, t की जगह tm, इस प्लस वाले माइनस वाले राशि को इधर ले आओ, g tm बराबर u sin थीटा, देन tm का मान कितना आ गया, u sin थीटा बटा g। ये प्रक्षेपी की अधिकतम ऊंचाई का समय आ गया। समीकरण संख्या जो भी आई 8, 9, 10 जो भी है, प्रक्षेपी की अधिकतम ऊंचाई का समय आ गया बेटा u sin थीटा बटा g। u प्रारंभिक वेग, थीटा कितने कोण से प्रक्षेपित किया है, g का मान नियत है 9.8।
इसमें अगला टॉपिक होता है उड्डयन काल। तीसरा टॉपिक आपका आ गया उड्डयन काल। प्रक्षेप्य जितने समय के लिए हवा में रहता है, इसको कैपिटल टी से निर्देशित करते हैं। प्रक्षेप्य जितने समय के लिए हवा में रहता है उसे हम प्रक्षेप्य का उड्डयन काल कहते हैं। परिभाषा लिखो उड्डयन काल की। प्रक्षेप्य जितने समय के लिए हवा में रहता है उस समय को उड्डयन काल कहते हैं। आपको पता चल गया होगा बेटा, अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में जितना समय लगा उतना ही ऊपर से नीचे आने में लगा होगा। तो उड्डयन काल टी का सूत्र हो गया बराबर टी बराबर ट्वाइस टीएम, ट्वाइस टीएम। अब आपको क्या करना है, टीएम का मान रखना है। तो टी बराबर 2u sin थीटा बटा जी, ये आपका उड्डयन काल हो गया। परिभाषा आपने लिख ली, समीकरण संख्या 8। प्रक्षेप्य जितने समय के लिए हवा में रहता है उस समय को प्रक्षेप्य का उड्डयन काल कहते हैं। बिल्कुल सही। अगला 3 चीजें कैलकुलेट कर ली आपने। फोर्थ, प्रक्षेप्य की अधिकतम ऊंचाई, मतलब ये ऊंचाई ज्ञात करनी है कि कितनी ऊंचाई पे गई वस्तु, ठीक है ना। तो मुझे ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है जिसको मैं h मैक्सिमम से डिनोट करूंगा। प्रक्षेप्य की अधिकतम ऊंचाई, तो आपने देखो विस्थापन की समीकरण ज्ञात करी थी 6, 7, 8। जो विस्थापन की समीकरण ज्ञात करी थी आपने, उसमें जो y x दिशा में विस्थापन था उसमें y की जगह h मैक्सिमम और t की जगह tm रख देंगे, क्योंकि इस समय पे आपका t जो है वो अधिकतम समय वाला है tm। तो हमारे पास प्रक्षेप्य की अधिकतम ऊंचाई की समीकरण आ जाएगी। अगला टॉपिक है प्रक्षेप्य की अधिकतम ऊंचाई, की अधिकतम ऊंचाई जिसको मैं h मैक्सिमम से निर्देशित करूंगा। और वो समीकरण आप देखना, चेक करना, y विस्थापन वाली जो समीकरण थी वो समीकरण संख्या 8 थी, ठीक है ना। समीकरण संख्या 8 में, समीकरण 8 में y बराबर h मैक्सिमम तथा t बराबर tm रखने पर, t बराबर tm रखने पर समीकरण देखो क्या थी, y बराबर u sin थीटा, t की जगह आपने रख दिया tm माइनस हाफ g tm स्क्वायर, ठीक है। और y की जगह क्या रखना है आपको, h मैक्सिमम। y की जगह क्या रखना है, h मैक्सिमम। ये प्रक्षेप्य की अधिकतम ऊंचाई। अब इसमें आपको क्या करना है, tm का ये वाला मान जो है ना वो यहां रखना है, tm का मान रख दो। तो h मैक्सिमम बराबर u sin थीटा इंटू tm का मान आपके पास है u sin थीटा बटा g माइनस हाफ g tm स्क्वायर, अर्थात u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बटा g स्क्वायर, u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बटा g स्क्वायर। देखो एक g से एक g इधर कटा, इधर आ गया आपके पास u इंटू u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बटा g माइनस हाफ u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बटा g। इसमें से एक में से हाफ माइनस कर लो, आपके पास h मैक्सिमम का फॉर्मूला आ गया बेटा, h मैक्सिमम इक्वल्स टू u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बटा 2g। एक में से आधा माइनस किया तो आधा बच गया ना। समीकरण संख्या जो भी आई होगी ये 10, उसके बाद ये 11 होगी और ये आप 12 देंगे, ठीक है ना। ये आपने चौथी चीज प्रक्षेप्य की अधिकतम ऊंचाई का सूत्र प्राप्त कर लिया, u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बटा 2g। अब आपको निकालनी है क्षैतिज परास, ये वाली दूरी, यहां से यहां तक की दूरी, इसको हम बोलते हैं क्षैतिज परास, r से निर्देशित करते हैं इसको। क्षैतिज परास को किससे निर्देशित करते हैं अपन, r से। प्रक्षेप्य की क्षैतिज परास, लास्ट टॉपिक होगा इसका क्षैतिज परास वाला। दूरी ज्ञात करनी है, दूरी का सूत्र होता है चाल इंटू समय। तो x एक्स में कितनी चाल से चल रही है वस्तु और कितना समय ले रही है वो हमें ज्ञात करना है। ज्ञात कर लिया हमने। तो प्रक्षेप्य की क्षैतिज परास, प्रक्षेप्य की क्षैतिज परास जिसको अपन r से निर्देशित करेंगे, प्रक्षेप्य की क्षैतिज परास को अपन किससे निर्देशित करेंगे, r से। इसका सूत्र होगा r बराबर दूरी बराबर चाल इंटू समय। x एक्स में कितनी चाल से वस्तु गतिशील है, प्रारंभिक वेग ux, और यहां से यहां तक पहुंचने में
कितना समय लिया, एक उड्डयन काल, कैपिटल टी मान रख लो। तो r बराबर ux का मान आपके पास बेटा u cos थीटा, समीकरण संख्या 1 ही थी, और आपने उड्डयन काल का सूत्र लिखा 2u sin थीटा बटा g। उड्डयन काल का सूत्र यही था 2u sin थीटा बटा g। ध्यान से देखो, u into u स्क्वायर बटा g एज इट इज, 2 sin थीटा cos थीटा, 2 sin थीटा cos थीटा, ये सूत्र होता है sin 2 थीटा का। तो r का सूत्र आ गया आपके पास u स्क्वायर sin 2 थीटा बटा g। ये सूत्र होता है गणित में, त्रिकोणमिति में आप पढ़ोगे 2 sin थीटा cos थीटा को sin 2 थीटा पढ़ेंगे, ठीक है ना, ये त्रिकोणमिति का सूत्र है। तो u स्क्वायर sin 2 थीटा बटा g। अधिकतम क्षैतिज परास, ये मान अधिकतम कब हो सकता है, जब sin 2 थीटा का मान 1 हो। u तो आपका कांस्टेंट है, g आपका कांस्टेंट है, तो थीटा आप वेरी करो। अगर sin 2 थीटा का मान 1 हो अधिकतम क्षैतिज परास वाली स्थिति में, तो अधिकतम क्षैतिज परास कितनी होगी बेटा? बस ये हो गया लास्ट टॉपिक था आपका। ये समीकरण संख्या 12 जो भी है, 12 13 जो भी आ रही है, सॉरी 12 आ रही है तो ये 13 है, ठीक है। अधिकतम क्षैतिज परास, इसी में टॉपिक अलग नहीं है। अधिकतम क्षैतिज परास के लिए, अधिकतम क्षैतिज परास के लिए क्या होना चाहिए, sin 2 थीटा का मान 1 होना चाहिए। तो उस स्थिति में r आपका क्या हो जाएगा बेटा, r मैक्सिमम, और वो होगा u स्क्वायर बटा g। अब sin 2 थीटा 1 कब होगा, जब 2 थीटा का मान 90 डिग्री हो, 2 थीटा का मान 90 डिग्री हो, तो थीटा कितना हो गया, 45 डिग्री। अगर मैं किसी प्रक्षेप्य को प्रारंभिक वेग u से 45 डिग्री से फेंकता हूं, तो वो अधिकतम क्षैतिज परास, मतलब ये वाली जो दूरी है वो अधिकतम तय करेगा, ये वाली जो दूरी है वो अधिकतम तय करेगा। उस स्थिति में करेगा जब मैं उसको थीटा 45 डिग्री से फेंक रहा हूं। अगर आपका u कांस्टेंट है और कोण अलग अलग से फेंक रहे हो आप, तो सबसे ज्यादा क्षैतिज परास उस स्थिति में होगा जब आप थीटा का मान 45 डिग्री रखोगे, जब आप थीटा का मान 45 डिग्री रखोगे, ठीक है। तो इस तरह से बेटा हमने आज प्रक्षेप्य गति को कंप्लीट कर लिया। इसमें आपको देखो, सबसे पहले प्रक्षेप्य के पथ की समीकरण ज्ञात करनी होती है, उसके बाद अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में कितना समय लगा वो ज्ञात करना होता है, उड्डयन काल कितने समय के लिए हवा में है, अधिकतम ऊंचाई प्रक्षेप्य की, और क्षैतिज परास, ठीक है ना। अब अगर बड़ा क्वेश्चन आता है 4-5 नंबर का, तो सारी चीजें पूछ लेता है, और छोटा पूछता है तो उनमें से कुछ चीजें रिमूव कर देता है। बाकी अगर स्टार्टिंग वाला देखा जाए तो सारा इंपॉर्टेंट है। वेग के घटक लिखना, t=0 समय पे, t=t समय पे वेग के घटक, वो सब हमें ध्यान में रखने होंगे। इसमें त्वरण का x घटक हमेशा शून्य होगा, y घटक हमेशा -0 होगा। प्रक्षेप्य गति भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। बाकी इसमें न्यूमेरिकल करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।